अध्याय 2। बहुत सारे उल्लू। क्या? हैरी ने सूनेपन से कहा। मंडंगस चला गया। मिसेस फिग अपने हाथ मलते हुए बोली। वह किसी की झाड़ू के पीछे से गिरी कड़ाहियों का सौदा करने चला गया। मैंने उससे साफ साफ कह दिया था कि अगर वह गया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, लेकिन फिर भी उसने मेरी बात नहीं मानी। दम पिशाच! वह तो किस्मत अच्छी थी जो मैं अपने बिल्ले मिस्टर टिबल्स को निगरानी के लिए छोड़ गई थी। लेकिन अब हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। जल्दी करो, तुम्हें जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहिए। ओह, इससे मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो जाएगा। मैं उसे मार डालूंगी। गली में दम पिशाचों को देखकर हैरी को जितना सदमा लगा था, उतना ही सदमा उसे यह जानकर लगा कि बिल्लियों के पीछे दीवानी यह पगली सी पड़ोसन दम पिशाचों के बारे में जानती थी। तो क्या आप जादूगरनी हैं? मैं नाकारा हूं और मंडंगस यह बात बहुत अच्छी तरह से जानता है, इसलिए दम पिशाचों से लड़ने में मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती थी। लेकिन मेरी चेतावनी के बाद भी वह तुम्हारी निगरानी का काम छोड़कर चला गया। अच्छा, तो मंडंगस मेरी निगरानी कर रहा था। अच्छा, तो यह उसी की आवाज रही होगी। वही मेरे मकान के सामने से अदृश्य हुआ होगा। हाँ हाँ हाँ, लेकिन किस्मत से मैं एहतियात के तौर पर मिस्टर टिबल्स को कार के नीचे छोड़ गई थी। मिस्टर टिबल्स ने आकर मुझे मंडंगस के जाने की चेतावनी दे दी, लेकिन जब तक मैं तुम्हारे मकान के सामने पहुंची तुम वहां से निकल चुके थे। और अब ओह, डंबलडोर क्या कहेंगे? तुम। वे डडली की तरफ देख कर चिल्लाईं, जो अब भी जमीन पर पड़ा हुआ था। अपने थुल-थुल शरीर को उठाओ, जल्दी! हैरी उन्हें घूरते हुए बोला। आप डंबलडोर को जानती हैं? जाहिर है मैं डंबलडोर को जानती हूं। डंबलडोर को कौन नहीं जानता? लेकिन सुनो, अगर दम पिशाच वापस आ गए तो मैं तुम्हारी जरा भी मदद नहीं कर पाऊंगी। मैं तो जादू से टीबैग का भी रूपांतरण नहीं कर सकती। वे नीचे झुकीं और अपने झुर्रीदार हाथों से डडली की एक विशाल बांह पकड़कर खींचने लगीं। उठो मुर्दा पहाड़, उठो! लेकिन डडली या तो उठ नहीं सकता था या फिर उठना नहीं चाहता था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और वह जमीन पर ही पड़ा पड़ा कांपता रहा। उसने अपना मुंह कसकर बंद कर रखा था। मैं उसे उठाता हूं। हैरी ने डडली का हाथ पकड़कर खींचा। बहुत कोशिश के बाद वह उसे खड़ा कर पाया। डडली बेहोश होने की कगार पर था। उसकी छोटी छोटी पुतलियां कोटरों में गोल गोल घूम रही थीं और उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें छल छला रही थीं। जैसे ही हैरी ने उसे छोड़ा, वह खतरनाक अंदाज में लहराया। मिसेस फिग दहशत में बोली, जल्दी करो! हैरी ने डडली की एक भारी भरकम बांह अपने कंधे पर रखी और उसे सड़क की तरफ खींचने लगा। वह उसके बोझ तले दबा जा रहा था। मिसेस फिग उनके आगे आगे चल रही थीं और चिंता भरी नजरों से आगे वाले मोड़ की तरफ देख रही थीं। जब वे लोग विस्टीरिया वॉक में दाखिल हुए तो मिसेस फिग हैरी से बोली, अपनी छड़ी बाहर ही रखना। अब गोपनीयता कानून की परवाह मत करो। वैसे भी बहुत मुसीबत खड़ी होनी है। हमें ड्रैगन के लिए भी उतनी ही बड़ी सजा मिलेगी जितनी कि अंडे के लिए। नाबालिग जादूगरी तार्किक प्रतिबंध अधिनियम के बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं है। डंबलडोर को उसी बात का डर था। सड़क के छोर पर कौन है? ओह, ये तो मिस्टर प्रेंटिस हैं। अपनी छड़ी अंदर मत रखो लड़के। मैंने तुमसे कहा ना, मैं किसी काम की नहीं हूं। एक साथ छड़ी को पकड़ना और डडली का वजन सहन करना आसान काम नहीं था। हैरी ने अपने कजिन की पसलियों में कोहनी चुभाई, लेकिन लगता था कि डडली की अपने आप चलने में जरा भी इच्छा नहीं थी। वह तो बस हैरी के कंधे पर टिका हुआ था और उसके बड़े पैर जमीन पर घिसट रहे थे। हैरी ने चलने की कोशिश में हांफते हुए पूछा, मिसेस फिग, आप नाकारा हैं। यह बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं आपके घर पर इतनी बार आया था, आपने तब इसके बारे में कुछ क्यों नहीं बताया? डंबलडोर का आदेश था। मुझे तो तुम पर नजर रखनी थी, लेकिन कुछ बताना नहीं था। तुम बहुत छोटे थे। हैरी, मुझे अफसोस है कि तुम जब मेरे घर आते थे तो मैं तुम्हें परेशान करती थी।
लेकिन डर्सली दंपति को अगर यह पता चल जाता कि तुम्हें मेरे यहाँ अच्छा लगता है तो वे तुम्हें कभी मेरे घर नहीं आने देते। तुम्हें पता है यह आसान नहीं था, लेकिन ओह। उन्होंने दुखी होकर एक बार फिर हाथ मलते हुए कहा, जब डंबलडोर को पता चलेगा तो क्या होगा? मंडंगस को आधी रात तक पहरा देना था, फिर वह बीच में कैसे चला गया? वह है कहाँ? मैं डंबलडोर को उस घटना की जानकारी कैसे दूं? मैं तो अंतर्ध्यान भी नहीं हो सकती। मेरे पास उल्लू है, आप उसका इस्तेमाल कर सकती हैं, हैरी ने कराहते हुए कहा और यह सोचने लगा कि कहीं डडली के वजन से उसकी रीढ़ की हड्डी तो नहीं टूट जाएगी। हैरी, तुम समझते नहीं हो, डंबलडोर को बहुत फुर्ती से काम करना पड़ेगा। मंत्रालय वालों को नाबालिग जादूगरी का पता लग जाता है। तुम अच्छी तरह से गांठ बांध लो, उन्हें अब तक इसका पता चल चुका होगा। लेकिन मैं तो दंपिशाचों से बच रहा था। मैंने जादू का इस्तेमाल मजबूरी में किया था, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था। उन्हें तो इस बात की ज्यादा चिंता होनी चाहिए कि दंपिशाच विस्टीरिया वॉक में क्यों मंडरा रहे थे। ओह मेरे बच्चे, काश ऐसा होता, लेकिन मुझे डर है। मंडंगस फ्लेचर, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। एक तेज कड़ाक की आवाज हुई और शराब तथा तंबाकू की मिलीजुली बदबू हवा में भर गई। उसी समय फटा ओवरकोट पहने एक गोल मटोल दढ़ियल आदमी उनके सामने प्रकट हो गया। उसकी छोटी टांगें धनुष जैसी थीं। उसके लंबे बाल नारंगी भूरे थे और उसकी लाल लाल आंखें फूली हुई थीं, जिससे वह बैसेट हाउंड जितना दुखी दिख रहा था। उसके हाथ में एक सफेद चीज भी थी, जिसे देखते ही हैरी फौरन पहचान गया कि यह अदृश्य चोगा है। मंडंगस ने मिसेस फिग, हैरी और डडली को हैरानी से घूरते हुए कहा, क्या हुआ? फिग, तुम्हें तो छिपे रहना था। मैं तुम्हें छिपाती हूं, मिसेस फिग चिल्लाई। तुम पिशाच यहां आए थे, घटिया, भगोड़े, बदमाश, चोर। तुम पिशाच? मंडंगस ने हैरानी से दोहराया। तुम पिशाच यहां? हाँ यहां, उल्लू की औलाद यहां, मिसेस फिग चीखी। जिस लड़के की तुम्हें निगरानी करनी थी, दंपिशाच उसी पर हमला करने आए थे। ओह, मंडंगस ने धीरे से कहा। वह कभी मिसेस फिग को तो कभी हैरी को देखता रहा और फिर बोला, ओह मैं, और तुम चोरी की कढ़ाइयां खरीदने चले गए थे। मैंने तुमसे कहा था ना कि वहां मत जाना। मैंने तुमसे कहा था ना। मैं मंडंगस बहुत परेशान दिखने लगा। यह पैसा कमाने का बहुत अच्छा मौका था। मिसेस फिग ने अपना हाथ उठाया। उनके हाथ का बैग मंडंगस के चेहरे और गले पर जोर से पड़ा। आवाज से ऐसा लगा जैसे कि उसमें बिल्लियों के खाने के सामान के डब्बे भरे हुए थे। आउच! पागल बुढ़िया, दूर हटो, दूर हटो। किसी को डंबलडोर को खबर करनी होगी। हाँ, करनी होगी, मिसेस फिग चिल्लाई। उन्होंने अपने बैग को दोबारा लहराते हुए मंडंगस को मारने की कोशिश की। और बेहतर होगा कि यह खबर तुम दो और उन्हें बताओ कि तुम वहां पर मदद करने के लिए क्यों नहीं थे। इतना मत भड़को, मंडंगस बोला और अपने सिर पर हाथ रखकर उसे बचाता रहा। मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। फिर एक तेज कड़ाक की आवाज के साथ वह अंतर्ध्यान हो गया। मुझे उम्मीद है कि डंबलडोर उसका खून कर देंगे, मिसेस फिग ने गुस्से में कहा। अब चलो हैरी, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? हैरी ने फैसला किया कि वह मिसेस फिग को यह बताने में अपनी बची खुची सांस बर्बाद नहीं करेगा कि डडली के भारी भरकम वजन को उठाकर चलना बड़ा मुश्किल काम था। उसने आधे बेहोश डडली को झटका दिया और लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा। जब वे प्राइवेट ड्राइव में दाखिल हुए तो मिसेस फिग बोली, मैं तुम्हें घर के दरवाजे तक ले चलती हूं, कहीं आसपास और दंपिशाच ना हो। ओह, कितना बुरा हुआ, और तुम्हें उनसे खुद लड़ना पड़ा, जबकि डंबलडोर ने कहा था कि तुम्हें किसी भी कीमत पर जादू करने से रोकना था। लेकिन अब क्या हो सकता है, फटे जादुई काढ़े पर रोने से क्या फायदा, अब तो बिल्ली जाल में फंसी चुकी है। हैरी ने हांफते हुए कहा, तो डंबलडोर मेरी निगरानी करवा रहे थे? मिसेस फिग अधीरता से बोली, और क्या,
तुम्हें क्या लगता है जून की घटना के बाद वे तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ देंगे? हे भगवान, लोग तुम्हें समझदार मानते हैं लेकिन तुम इतना भी नहीं समझ पाए। 4 नंबर मकान के सामने पहुंचकर उन्होंने कहा, अच्छा तो अब अंदर जाओ और वहीं रहना। मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई जल्दी ही तुमसे संपर्क करेगा। हैरी ने जल्दी से पूछा, आप लोग अब क्या करेंगे? मिसेस फिग ने कांपते हुए अंधेरी सड़क की तरफ देखा और बोली, मैं तो सीधे घर जा रही हूं। मैं अगले आदेश का इंतजार करूंगी। अच्छा तो अब घर के अंदर ही रहना। गुड नाइट। जरा ठहरिए, अभी मत जाइए, मुझे आपसे बहुत सी बातें पूछनी हैं। लेकिन मिसेस फिग उसका वाक्य खत्म होने से पहले ही जा चुकी थीं। उनकी स्लिपर्स ठक ठक की आवाज कर रही थीं और उनके बैग से डिब्बों के टकराने की आवाज आ रही थी। ठहरिए, हैरी पीछे से चिल्लाया। डंबलडोर के संपर्क में रहने वाले किसी भी व्यक्ति से उसे लाखों सवाल पूछने थे, लेकिन कुछ ही पल में मिसेस फिग अंधेरे में खो गईं। त्योरियां चढ़ाकर हैरी ने अपने कंधे पर डडली को संभाला और 4 नंबर मकान के बगीचे के रास्ते पर मुश्किल से धीरे धीरे चलने लगा। हॉल की लाइट जल रही थी। हैरी ने अपनी छड़ी जीन्स में पीछे की तरफ खोंसकर घंटी बजाई। सामने वाले दरवाजे के लेंस में से उसे पेटूनिया आंटी की अजीब सी विकृत छवि धीरे धीरे बड़ी होती दिखी। दीदी, आज बहुत देर लगा दी। मैं तो चिंता करने। दीदी, मेरे बच्चे क्या हुआ? हैरी ने डडली को कनखियों से देखा और समय रहते उसके हाथ के नीचे से झुक कर निकल गया। डडली एक पल के लिए उसी जगह पर लहराया। उसका चेहरा हरा पड़ गया। फिर उसने अपना मुंह खोला और डोर मैट पर उल्टी कर दी। दीदी, दीदी, मेरे बच्चे, तुम्हें क्या हुआ? वर्नन, वर्नन! हैरी के अंकल लपकते हुए लिविंग रूम से बाहर निकले। जब भी वे परेशान होते थे तो उनकी मोटी मूंछ इधर उधर लहराने लगती थी और इस समय भी ऐसा ही हो रहा था। वे भागकर पेटूनिया आंटी की मदद करने पहुंच गए, जो उल्टी के ढेर से बचती हुई डडली को अंदर लाने की कोशिश कर रही थीं। वर्नन, डडली बीमार है। क्या हुआ बेटे, क्या हुआ? क्या मिसेस पॉल किसने नाश्ते में तुम्हें कोई गड़बड़ चीज खिला दी? तुम्हारे कपड़ों पर इतनी धूल क्यों है बेटा? क्या तुम जमीन पर गिर गए थे? जरा ठहरो बेटे, तुम्हें किसी ने पीटा तो नहीं? पेटूनिया आंटी की चीख निकल गई। पुलिस को फोन करो वर्नन, पुलिस को फोन करो। दीदी बेटा, मम्मी को बताओ किसने तुम्हारे साथ क्या किया। इस हंगामे में किसी का भी ध्यान हैरी की तरफ नहीं गया। इस बात से वह काफी खुश था। वर्नन अंकल के धड़ाम से दरवाजा बंद करने से पहले वह अंदर घुसने में कामयाब हो गया था। जब डर्सली दंपति हॉल में से होते हुए किचन की तरफ जाने लगे तो हैरी चुपचाप सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। यह किसने किया बेटा? हमें उसका नाम बताओ। चिंता मत करो, हम उसकी अच्छी खबर लेंगे। वर्नन, वह कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। वह कौन था दीदी? मम्मी को बताओ। जब हैरी का पैर पहली सीढ़ी पर पड़ा तभी डडली के मुंह से आवाज निकली, वह। हैरी का पैर सीढ़ी पर ही जम गया। उसने अपना चेहरा सिकोड़ लिया और विस्फोट के लिए तैयार हो गया। लड़के, यहां आओ! दहशत और गुस्से के भाव लिए हैरी ने अपना पैर धीरे से सीढ़ी से हटाया और डर्सली दंपति के पीछे पीछे चलने लगा। बाहर के अंधेरे के बाद पेटूनिया आंटी के साफ किचन की चमक अजीब लग रही थी। पेटूनिया आंटी डडली को एक कुर्सी पर बैठा रही थीं। वह अब भी बहुत हरा और चिपचिपा दिख रहा था। वर्नन अंकल सिंक के सामने खड़े होकर अपनी छोटी छोटी सिकुड़ी हुई आंखों से हैरी को घूर रहे थे। उन्होंने गुर्राकर पूछा, तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया? कुछ नहीं, हैरी ने कहा। हालांकि वह अच्छी तरह जानता था कि वर्नन अंकल उसकी बात पर यकीन नहीं करेंगे। उसने तुम्हारे साथ क्या किया दीदी? पेटूनिया आंटी ने कांपती हुई आवाज में पूछा,
जो अब डडली की लेदर जैकेट के सामने लगी उल्टी साफ कर रही थीं। बेटा, क्या उसने वह काम किया था? क्या उसने उस चीज का इस्तेमाल किया था? कांपते हुए डडली ने धीरे से हां में सिर हिला दिया। पेटूनिया आंटी दहाड़ मारकर रोने लगी और वर्नॉन अंकल ने मुक्का तान लिया। हैरी तीखी आवाज में बोला, मैंने नहीं किया, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया, यह काम मैंने नहीं किया, यह काम तो। लेकिन ठीक उसी समय किचन की खिड़की से एक उल्लू अंदर आ गया और वर्नॉन अंकल के सिर से टकराते टकराते बचा। वह किचन में उड़ने लगा और उसने अपनी चोंच दबा लिफाफा हैरी के पैर पर टपका दिया। इसके बाद वह उल्लू शान से मुड़ा और अपने पंखों से फ्रिज के ऊपरी हिस्से को छूते हुए बाहर उड़कर बगीचे के पार निकल गया। उल्लू! वर्नोन अंकल दहाड़े। उनकी कनपटी की नस गुस्से से फड़क रही थी। उन्होंने किचन की खिड़की धड़ाम से बंद कर दी। एक बार फिर उल्लू! मैं अपने घर में उल्लुओं को नहीं घुसने दूंगा। लेकिन हैरी तो उस वक्त लिफाफे को खोलकर अंदर की चिट्ठी निकाल रहा था। उसका दिल अब उसके गले में धड़कने लगा था। प्रिय मिस्टर पॉटर, हमें सूचना मिली है कि आपने आज रात को 9:23 पर मगलू इलाके में एक मगलू की मौजूदगी में पितृदेव सम्मोहन का प्रयोग किया है। नाबालिग जादूगरी तार्किक प्रतिबंध अधिनियम की इस अवहेलना के कारण आपको हॉगवर्ट्स जादूगरी और तंत्र विद्यालय से निष्कासित किया जाता है। मंत्रालय के प्रतिनिधि आपकी छड़ी तोड़ने के लिए आपके निवास पर जल्द ही पहुंचेंगे। चूंकि आपको पहले भी अंतर्राष्ट्रीय जादूगर महासंघ की गोपनीयता के कानून के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत एक आधिकारिक चेतावनी दी जा चुकी है, इसलिए हमें आपको सूचित करते हुए अफसोस हो रहा है कि आपको 12 अगस्त को सुबह 9 बजे जादू मंत्रालय में अनुशासनात्मक सुनवाई के लिए उपस्थित होना पड़ेगा। आशा है आप ठीक होंगे। आपकी माफाल्डा हॉपकर्क, अनुचित जादू प्रयोग कार्यालय, जादू मंत्रालय। हैरी ने चिट्ठी 2 बार पढ़ी। वर्नोन अंकल और पेटूनिया आंटी की बातें उसे अस्पष्टता से सुनाई दे रही थीं। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। उसकी चेतना में एक बात जहर बुझे तीर की तरह धंस चुकी थी। उसे हॉगवर्ट्स से निकाल दिया गया था। अब सब कुछ खत्म हो चुका था। अब वह कभी वहां लौट कर नहीं जा पाएगा। उसने डर्सली परिवार की तरफ देखा। वर्नोन अंकल का बैंगनी चेहरा चिल्ला रहा था और उनके हाथ अब भी मुक्कों में तने हुए थे। पेटूनिया आंटी डडली के कंधे पर हाथ रखे हुए थीं। डडली एक बार फिर उल्टी करने लगा था। हैरी का सुन्न दिमाग दोबारा जागने लगा। मंत्रालय के प्रतिनिधि आपकी छड़ी तोड़ने के लिए आपके निवास पर जल्दी ही पहुंचेंगे। अब बस एक ही रास्ता बचा था, उसे भागना होगा अभी। हैरी यह बात नहीं जानता था कि वह कहां जाएगा। उसे तो बस एक ही बात मालूम थी, वह हॉगवर्ट्स में रहे या कहीं और, उसे अपनी छड़ी की जरूरत थी। सदमे की हालत में उसने अपनी छड़ी निकाली और किचन से बाहर निकलने के लिए मुड़ा। पीछे से वर्नोन अंकल चिल्लाए, कहां चल दिए? जब हैरी ने कोई जवाब नहीं दिया तो वे तेजी से चलकर हॉल की तरफ जाने वाले दरवाजे के सामने खड़े हो गए। अभी मेरी पूछताछ पूरी नहीं हुई है लड़के, हैरी धीरे से बोला। मेरे रास्ते से हट जाइए। तुम यहीं ठहरो, पहले मेरे इस सवाल का जवाब दो कि मेरे बेटे की यह हालत। हैरी ने अपनी छड़ी उठाकर कहा, अगर आप मेरे रास्ते से नहीं हटे तो मैं आप पर जादू कर दूंगा। वर्नोन अंकल गुर्रा कर बोले, तुम अब इस बात से मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं जानता हूं कि तुम्हें उस पागल खाने जैसे स्कूल के बाहर इसका इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। हैरी ने कहा, मुझे उस पागल खाने से निकाल दिया गया है, इसलिए अब मैं जो चाहे कर सकता हूं। आपके पास 3 सेकंड है। 1, 2। तभी किचन में एक तेज आवाज गूंजी। पेटूनिया आंटी वर्नोन अंकल चिल्लाए और झुके। लेकिन उस रात को तीसरी बार हैरी उस आवाज के स्रोत की तलाश करने लगा, जो उसके कारण नहीं हुई थी। उसे यह तत्काल दिख गया। एक परेशान सा करेल उल्लू बाहर किचन की खिड़की की चौखट पर बैठा हुआ था
और बंद खिड़की से उसके टकराने के कारण ही वह आवाज हुई थी। वर्नोन अंकल कराहते हुए बोले, उल्लू। लेकिन उनकी बात को नजरअंदाज करते हुए हैरी ने भागकर खिड़की खोल दी। उल्लू ने अपना पैर अंदर डाला, जिस पर एक छोटा सा चर्मपत्र बंधा हुआ था। जैसे ही हैरी ने चिट्ठी निकाली, उसी पल उल्लू पंख फड़फड़ाकर तेजी से उड़ गया। कांपते हाथों से हैरी ने चिट्ठी खोली, जो जल्दबाजी में काली स्याही से लिखी गई थी। हैरी, डंबलडोर अभी अभी मंत्रालय में पहुंचे हैं और मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने अंकल आंटी का घर मत छोड़ना। अब बिल्कुल जादू मत करना। अपनी छड़ी उनके हवाले मत करना। आर्थर वीजली। डंबलडोर मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात का क्या मतलब है? डंबलडोर में जादू मंत्रालय के फैसलों को पलटने की कितनी शक्ति है? क्या इस बात की संभावना है कि उसे फिर हॉगवर्ट्स लौटने की इजाजत मिल जाए? हैरी के सीने में आशा का एक छोटा सा अंकुर फूटा, लेकिन तत्काल ही दहशत ने उसका गला दबा दिया। वह जादू का इस्तेमाल किए बिना अपनी छड़ी उनके हवाले करने से कैसे बच सकता है? उसे मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मुकाबला करना होगा, लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो स्कूल से निकलने की बात तो रहने ही दें, उसे अज़्काबान भी भेजा जा सकता है। उसका दिमाग सरपट भाग रहा था। वह कहीं छिप जाए और मंत्रालय की पकड़ से बच जाए, या फिर यहीं पर रुका रहे और उनके द्वारा पकड़े जाने का इंतजार करे। उसकी इच्छा हो रही थी कि वह पहले वाला कदम उठाए, लेकिन वह जानता था कि मिस्टर वीजली उसका भला चाहते हैं। आखिर डंबलडोर ने इससे भी बड़ी समस्याएं सुलझाई हैं। ठीक है, हैरी ने कहा, मैंने अपना इरादा बदल दिया है। मैं अब यहीं रुक रहा हूं। वह झटके से किचन की टेबल पर डडली तथा पेटूनिया आंटी के सामने पहुंच गया। उसके अचानक इरादा बदलने से डर्सली दंपति हैरान थे। पेटूनिया आंटी ने वर्नोन अंकल की तरफ निराशा से देखा। उनकी बैंगनी कनपटी की नस अब पहले से ज्यादा फड़कने लगी थी। उन्होंने गुर्रा कर पूछा, ये उल्लू कहां से आए थे? पहला उल्लू जादू मंत्रालय से आया था, जिसने मुझे हॉगवर्ट्स स्कूल से निकाल दिया था, हैरी ने शांति से कहा। वह अपने कान चौकन्ने रखकर बाहर की आवाजें भी सुन रहा था कि कहीं मंत्रालय के प्रतिनिधि तो नहीं आ रहे हैं। वर्नोन अंकल के गरजने और बरसने की आवाजों के बजाय उनके सवालों के जवाब देना ज्यादा आसान था, और यह काम ज्यादा शांति से हो सकता था। दूसरा उल्लू मेरे दोस्त रॉन के डैडी ने भेजा था, जो जादू मंत्रालय में काम करते हैं। जादू मंत्रालय? वर्नोन अंकल गरजे, तुम जैसे लोग सरकार में भी हैं? ओह, अब समझ में आ गया। कोई हैरानी की बात नहीं कि यह देश रसातल में जा रहा है। जब हैरी ने कोई जवाब नहीं दिया तो वर्नोन अंकल उसकी तरफ गुस्से से घूरते हुए बोले, तुम्हें स्कूल से क्यों निकाला गया? क्योंकि मैंने जादू किया था। आहा! वर्नोन अंकल गुर्राए और उन्होंने फ्रिज के ऊपर मुक्का मारा, जिससे वह खुल गया और डडली के लो फैट नाश्ते के पैकेट भड़ाभड़ फर्श पर गिर गए। तो तुम यह बात मानते हो? तुमने डडली के साथ क्या किया था? कुछ नहीं, हैरी ने थोड़ा उत्तेजित होकर कहा। वह मैंने नहीं किया था, मिसी ने किया था, डडली अप्रत्याशित रूप से बुदबुदाया। वर्नोन अंकल और पेटूनिया आंटी ने हैरी को चुप रहने का इशारा किया तथा डडली की बात सुनने के लिए नीचे झुक गए। वर्नोन अंकल बोले, बताओ बेटा, इसने क्या किया था? पेटूनिया आंटी फुसफुसाई, राजा बेटे, हमें कुछ तो बताओ। डडली बुदबुदाया, इसने मुझ पर छड़ी तानी थी। हाँ, मैंने छड़ी तानी थी, लेकिन मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया था, हैरी ने गुस्से में कहना शुरू किया। लेकिन चुप रहो, वर्नोन अंकल और पेटूनिया आंटी एक साथ दहाड़े। आगे बताओ बेटे, वर्नोन अंकल ने कहा और अपनी मूंछों पर तेजी से फूंक मारी। गुप अंधेरा छा गया, डडली ने कांपते हुए कहा। हर चीज अंधेरे में डूब गई और फिर मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी।
मेरे दिमाग के भीतर। वर्नोन अंकल और पेटूनिया आंटी ने दहशत से एक दूसरे को देखा। दुनिया में उन्हें जादू से सबसे ज्यादा नफरत थी। इसके बाद उन पड़ोसियों का नंबर आता था जो होज पाइप पर लगी पाबंदी में उनसे ज्यादा धोखा देते थे। लेकिन काल्पनिक आवाजें सुनने वाले लोग भी इस सूची में निश्चित रूप से काफी ऊपर आते थे। उन्हें लगा कि डडली का मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है, जो पागलपन की पहली निशानी थी। पेटूनिया आंटी का चेहरा सफेद पड़ गया और उन्होंने आंखों में आंसू भरकर पूछा, लाडले, तुम्हें क्या सुनाई दिया था? लेकिन डडली कुछ बोल नहीं पा रहा था। दोबारा कांपते हुए उसने अपना सुनहरे बालों वाला बड़ा सिर हिला दिया। पहले उल्लू के आने के बाद से हैरी दहशत में था, लेकिन इसके बावजूद उसकी जिज्ञासा जग गई। दंपिशाचों के सामने जिंदगी के सबसे बुरे पल याद आते हैं। बिगड़े, लाड़ प्यार में पले और गुंडागर्दी करने वाले डडली को आखिर क्या याद आया होगा? तुम कैसे गिर गए बेटा? वर्नोन अंकल ने परेशान और धीमी आवाज में पूछा। यह आवाज वैसी ही थी जैसे वे किसी बहुत बीमार व्यक्ति के पलंग के पास हों। मैं उलझ कर गिर गया था, डडली ने कांपते हुए कहा। और फिर उसने अपने विशाल सीने की तरफ इशारा किया। हैरी समझ गया, डडली को जरूर फेफड़ों में ठंड का जकड़न भरा एहसास याद आ रहा होगा, जब दंपिशाच आशा और खुशी चूस रहे थे। भयानक, डडली ने टूटी आवाज में कहा। ठंड, बहुत ठंड। अच्छा, वर्नोन अंकल ने संयत होकर कहा, जबकि पेटूनिया आंटी ने चिंता से डडली का माथा छूकर देखा कि उसे बुखार तो नहीं है। फिर क्या हुआ डडस? ऐसा लगा जैसे 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 तुम दोबारा कभी खुश नहीं हो पाओगे। हैरी ने उसकी बात को पूरा किया। हाँ, डडली फुसफुसाया और कांपने लगा। अच्छा, वर्नोन अंकल बोले। वे तनकर खड़े हो चुके थे और उनकी आवाज भी पूरी ऊंचाई पर पहुंच गई थी। तुमने मेरे बेटे पर कोई चकराने वाला जादू कर दिया ताकि वह आवाजें सुने और यह सोचे कि वह हमेशा दुखी रहेगा, है ना? मुझे आपको कितनी बार बताना पड़ेगा? हैरी ने कहा, जिसका गुस्सा और आवाज दोनों ही सातवें आसमान पर पहुंच गए थे। यह मैंने नहीं किया, यह तो दंपिशाचों ने किया था। तो यह क्या बकवास नाम है? दंपिशाच, हैरी ने धीरे धीरे स्पष्टता से कहा। वे दो थे। और ये कमबख्त दंपिशाच कौन है? वे जादूगरों की जेल अज़्काबान के पहरेदार हैं। अचानक पेटूनिया आंटी बोल पड़ी। इन शब्दों के बाद 2 पल तक आश्चर्यजनक खामोशी छाई रही। फिर पेटूनिया आंटी ने अपने मुंह पर इस तरह हाथ रख लिया जैसे उन्होंने कोई गंदी बात बोल दी हो। वर्नोन अंकल उन्हें आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। हैरी का दिमाग चकरा रहा था। मिसेस फिग तो ठीक हैं, लेकिन पेटूनिया आंटी? हैरी ने हैरान होकर उनसे पूछा, आप यह कैसे जानती हैं? पेटूनिया आंटी खुद हैरान थीं। उन्होंने डरकर माफी मांगने के अंदाज में वर्नोन अंकल की तरफ देखा, फिर अपना सिर थोड़ा झुकाकर घोड़ी जैसे दांत दिखाने लगीं। वे अटकते अटकते बोलीं, मैंने उस भयानक लड़के और मेरी बहन की बातें सुनी थीं बरसों पहले। अगर आप मेरे मम्मी डैडी के बारे में बोल रही हैं तो आप उनका नाम क्यों नहीं ले लेती हैं? हैरी ने जोर से कहा, लेकिन पेटूनिया आंटी ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वे बहुत परेशान दिख रही थीं। हैरी स्तब्ध रह गया। बरसों पहले एक बार गुस्से में पेटूनिया आंटी ने चिल्लाकर कहा था कि हैरी की मां जादूगरनी थी, लेकिन इसके अलावा उन्होंने उसके सामने कभी अपनी बहन का जिक्र नहीं किया था। वह हैरान था कि इतने अरसे बाद भी उन्हें जादुई दुनिया के बारे में यह बात याद थी, वरना आमतौर पर तो वे अपनी पूरी शक्ति से यह नाटक करती थीं कि जादुई दुनिया का अस्तित्व ही नहीं है। वर्नोन अंकल ने अपना मुंह खोला, फिर बंद कर लिया
उन्होंने उसे दोबारा खोला और एक बार फिर बंद कर लिया। फिर उन्होंने बोलने की कोशिश में तीसरी बार मुंह खोला और अटकते अटकते बोले, तो तो वे सचमुच होते हैं, यानी कि बम पिशाच। पेटूनिया आंटी ने सिर हिलाया। वर्नोन अंकल ने पहले पेटूनिया आंटी, फिर डडली और फिर हैरी को देखा, जैसे वे यह उम्मीद कर रहे हों कि कोई चिल्लाकर कहेगा, अप्रैल फूल। जब कोई यह नहीं बोला तो उन्होंने एक बार फिर अपना मुंह खोला, लेकिन उन्हें कुछ कहने की जहमत नहीं उठानी पड़ी, क्योंकि तभी उस शाम का तीसरा उल्लू आधम का। खिड़की अब भी खुली थी और वह उल्लू उसमें से तोप के गोले की तरह धड़धड़ाता हुआ आया तथा धड़ाम से किचन की टेबल पर उतर गया। डर्सली परिवार के तीनों लोग डर के मारे उछल पड़े, लेकिन हैरी ने जैसे ही उल्लू की चोंच से एक आधिकारिक सा दिखने वाला लिफाफा लेकर खोला, उल्लू वापस उड़कर रात के अंधेरे में खो गया। आज बहुत ज्यादा उल्लू आ चुके हैं, वर्नोन अंकल बुदबुदाए और उन्होंने खिड़की के पास जाकर उसे दोबारा बंद कर दिया। प्रिय मिस्टर पॉटर, लगभग 22 मिनट पहले आपको लिखे गए हमारे पत्र के संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि जादू मंत्रालय ने फौरन आपकी छड़ी तोड़ने के अपने निर्णय को बदल लिया है। 12 अगस्त को होने वाली अनुशासनात्मक सुनवाई तक आप अपनी छड़ी अपने पास रख सकते हैं, जिस समय इस बारे में आधिकारिक निर्णय लिया जाएगा। हॉगवर्ट्स जादूगरी और तंत्र विद्यालय के हेडमास्टर के साथ हुई बातचीत के पश्चात मंत्रालय इस नतीजे पर पहुंचा है कि स्कूल से आपके निष्कासन का फैसला भी उसी समय किया जाएगा। इसलिए आगामी सुनवाई तक आप खुद को स्कूल से निलंबित माने। शुभकामनाओं सहित आपकी माफाल्डा हॉपकर्क, अनुचित जादू प्रयोग कार्यालय, जादू मंत्रालय। हैरी ने इस चिट्ठी को लगातार 3 बार पढ़ा। उसके सीने की दुख भरी गांठ थोड़ी ढीली हो गई। उसे यह जानकर राहत मिली कि उसे अभी स्कूल से पूरी तरह नहीं निकाला गया था, हालांकि उसका डर अब भी बरकरार था। सब कुछ 12 अगस्त को होने वाली सुनवाई पर निर्भर करता था। तो वर्नोन अंकल ने हैरी को उसके आसपास के माहौल में खींचते हुए कहा, अब क्या हुआ? उन्होंने तुम्हें कोई सजा दे दी? क्या तुम लोगों के यहां मौत की सजा मिलती है? उन्होंने बाद में यह सुखद कल्पना जोड़ते हुए कहा। हैरी बोला, मुझे एक सुनवाई में जाना होगा। और वे लोग तुम्हें वहां सजा देंगे? ऐसा ही लगता है, वर्नोन अंकल ने दुष्ट अंदाज में कहा। इसका मतलब यह है कि मुझे उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हैरी ने उठकर खड़े होते हुए कहा, अच्छा, अब अगर आपकी इजाजत हो। वह अकेले में सोच विचार करने और शायद रॉन, हरमाइनी या सीरियस को चिट्ठी भेजने के लिए छटपटा रहा था। नहीं, मैं अभी इजाजत नहीं दे रहा हूं, वर्नोन अंकल दहाड़े। बैठ जाओ। हैरी ने बेसब्री से पूछा, अब क्या हुआ? डडली, वर्नोन अंकल गरजे, मैं पूरी बात जानना चाहता हूं कि मेरे बेटे के साथ क्या हुआ है। ठीक है, हैरी चिल्लाया। उसकी छड़ी अब भी उसके हाथ में थी और गुस्से के कारण उसकी नोक से लाल सुनहरी चिंगारियां निकलने लगीं। डर्सली परिवार के तीनों लोग दहशत में आ गए। अपने गुस्से को काबू में रखने की कोशिश करते हुए हैरी जल्दी जल्दी बोला, डडली और मैं मैग्नोलिया क्रेसेंट और विक्टोरिया वॉक के बीच वाली गली से आ रहे थे। डडली मेरा मजाक उड़ाने लगा। मैंने अपनी छड़ी बाहर निकाली लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया। फिर 2 दमपिशाच वहां आ गए। वर्नोन अंकल ने आवेश में पूछा, लेकिन बम पिशाच क्या हैं? वे करते क्या हैं? मैंने आपको बताया तो था, वे इंसान के अंदर की सारी खुशी चूस लेते हैं, हैरी ने कहा। और अगर उन्हें मौका मिले तो वे चूम भी लेते हैं। चूम लेते हैं? वर्नोन अंकल ने कहा, जिनकी आंखें बाहर निकली पड़ रही थीं। चूम लेते हैं? चूमने का मतलब है कि वे इंसान के मुंह से उसकी आत्मा खींचकर बाहर निकाल लेते हैं। पेटूनिया आंटी की चीख निकल गई। उसकी आत्मा? उन्होंने उसकी आत्मा तो अभी उसके अंदर। उन्होंने डडली के कंधे पकड़कर हिलाए,
जैसे सुनना चाहती हों कि उसके भीतर उसकी आत्मा खड़खड़ा रही है या नहीं। हैरी ने चिढ़कर कहा, जाहिर है कि वे उसकी आत्मा नहीं चूस पाए। अगर ऐसा हुआ होता तो आपको यह पता चल जाता। बेटे, तुमने मुकाबला करके उन्हें हरा दिया होगा, वर्नोन अंकल ने जोर से कहा। वे बातचीत को अपनी समझ के दायरे में लाने के लिए छटपटा रहे थे। उन्हें जोरदार पंच मारा होगा, है ना? हैरी ने दांत भींचकर कहा, आप दम पिशाच को जोरदार पंच नहीं मार सकते। वर्नोन अंकल ने शान झाड़ते हुए कहा, तो फिर वह सही सलामत क्यों है? उसकी आत्मा उसके अंदर क्यों बची हुई है? क्योंकि मैंने पितृदेव सम्मोहन का इस्तेमाल किया था। शाय। खटपट पंखों की आवाज और राख गिरने के साथ एक चौथा उल्लू किचन की अंगीठी में से बाहर निकला। भगवान के लिए! वर्नोन अंकल गरजे। फिर उन्होंने गुस्से में अपनी मूंछ से बहुत सारे बालों का गुच्छा उखाड़ लिया, जो उन्होंने काफी समय बाद किया था। मैं इन उल्लुओं को बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं बताए देता हूं, मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन हैरी उल्लू के पैर से चर्मपत्र खींच चुका था। उसे विश्वास था कि यह चिट्ठी डंबलडोर की होगी, जिसमें उन्होंने सब कुछ स्पष्ट कर दिया होगा। दमपिशाच, मिसेस फिग, मंत्रालय के इरादे और यह भी कि वे इस मामले को कैसे सुलझाना चाहते हैं। लेकिन जीवन में पहली बार उसे सीरियस की लिखावट देखकर निराशा हुई। वर्नोन अंकल के उल्लुओं के कोसने को नजरअंदाज करते हुए और अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए हैरी ने सीरियस का संदेश पढ़ा। इस दौरान उल्लू फिर से राख उड़ाता हुआ चिमनी से ऊपर चला गया। आर्थर ने हमें अभी अभी सारी घटना बताई है। तुम चाहे जो भी करो, घर मत छोड़ना। हैरी को यह चिट्ठी बहुत छोटी और अधूरी लगी। इसमें उसे घटनाओं का कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला, इसलिए उसने चर्मपत्र को पलट कर देखा कि शायद बाकी का संदेश पीछे लिखा होगा, लेकिन वहां भी कुछ नहीं था। अब उसका पारा दोबारा चढ़ने लगा। क्या कोई इस बात के लिए उसे शाबाशी नहीं देगा कि उसने अकेले ही 2 दमपिशाचों का मुकाबला करके उन्हें हरा दिया था? मिस्टर वीजली और सीरियस की चिट्ठियों से तो ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई गलत काम कर दिया हो, और वे नुकसान का अंदाजा लगाने तक अपनी डांट फटकार बचा कर रख रहे हों। मेरे घर में उल्लुओं का जमघट लगा हुआ है लड़के। मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगा, हरगिज नहीं करूंगा। हैरी ने सीरियस की चिट्ठी को अपनी मुट्ठी में भींचते हुए कहा, मैं उल्लुओं को आने से तो नहीं रोक सकता। मैं आज रात की घटना के बारे में सच्चाई जानना चाहता हूं। वर्नोन अंकल गरजे। अगर बम पिशाचों ने डडली पर हमला किया है तो तुम्हें स्कूल से क्यों निकाला गया? तुमने खुद यह माना है कि तुमने जादू किया था। हैरी ने एक गहरी सांस ली। उसका सिर दोबारा दर्द से फटा जा रहा था। अब वह बस इतना ही चाहता था कि किचन से बाहर निकले और डर्सली दंपति से दूर अपने कमरे में पहुंच जाए। उसने बड़ी मुश्किल से शांत रहते हुए कहा, मैंने दमपिशाचों से छुटकारा पाने के लिए पितृदेव सम्मोहन का प्रयोग किया था। उन्हें भगाने का सिर्फ यही एक उपाय है। वर्नोन अंकल ने बौखलाकर पूछा, लेकिन बम पिशाच लिटिल विंगिंग में क्या कर रहे थे? हैरी ने थके अंदाज में कहा, यह मैं आपको नहीं बता सकता, मुझे खुद ही नहीं पता है। उसका सिर अब बुरी तरह दुख रहा था। उसका गुस्सा कम होने लगा था और उसे थकान महसूस हो रही थी। डर्सली परिवार उसे घूरे जा रहा था। यह सारा बखेड़ा तुम्हारी ही वजह से हुआ है, वर्नोन अंकल जोर से बोले। लड़के, मैं यह बात जानता हूं कि इसका जरूर तुम्ही से कोई लेना देना है, वरना वे यहां क्यों आते? वरना वे उस गली में क्यों आते? यहां आसपास तुम ही तो अकेले अकेले। जाहिर है वे जादूगर शब्द बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। अकेले अजीब व्यक्ति हो। मैं नहीं जानता कि वे यहां क्यों आए थे। लेकिन वर्नोन अंकल की बात सुनकर हैरी का थका हुआ दिमाग दोबारा सक्रिय हो गया। दमपिशाच लिटिल विंगिंग में क्यों आए थे? क्या यह सिर्फ संयोग था कि वे उसी गली में आए थे जहां हैरी था, या फिर उन्हें भेजा गया था?
क्या अब दम पिशाचों पर जादू मंत्रालय का नियंत्रण नहीं रहा था? क्या वे अज़काबान की पहरेदारी छोड़कर वोल्डेमॉर्ट के दल में शामिल हो गए थे, जैसा कि डंबलडोर ने भविष्यवाणी की थी? वर्नोन अंकल ने हैरी के विचारों की दिशा में आगे बढ़ते हुए कहा, ये बम पिशाच किसी जादूगरों की जेल की पहरेदारी करते हैं, है ना? हाँ, हैरी ने जवाब दिया। काश उसका सिर दुखना बंद हो जाए। काश वह किचन से बाहर निकल आए और अपने अंधेरे बेडरूम में पहुंचकर सोच सके। ओहो, जरूर वे तुम्हें गिरफ्तार करने आए होंगे। वर्नोन अंकल ने उस व्यक्ति की विजयी मुस्कान से कहा जो किसी पक्के नतीजे पर पहुंच चुका था। ठीक है ना लड़के, तुम कानून से भाग रहे हो। जाहिर है मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। हैरी ने अपना सिर इस तरह हिलाया जैसे कोई मक्खी उड़ा रहा हो। उसका दिमाग अब सरपट भाग रहा था। फिर क्यों? हैरी ने धीरे से कहा, उसने उन्हें भेजा होगा। उसने यह बात वर्नोन अंकल से कम खुद से ज्यादा कही थी। वह कौन? किसने उन्हें भेजा होगा? हैरी ने कहा, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने। उसे यह बात अजीब लगी कि डर्सली दंपति जादूगर, जादू या छड़ी जैसे शब्द सुनकर चौंक जाते थे, चिढ़ जाते थे और घबरा जाते थे, लेकिन दुनिया के सबसे बुरे जादूगर का नाम सुनकर उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। लॉर्ड, जरा ठहरो, वर्नोन अंकल ने कहा। उनका चेहरा तन गया और उनकी सुअर जैसी आंखों में समझ का भाव तैरने लगा। मैंने यह नाम पहले भी सुना है। यह वही है ना जिसने... हाँ, मेरे माता पिता को मार डाला था, हैरी ने कहा। वर्नोन अंकल के चेहरे पर ऐसा कोई भाव नहीं आया कि हैरी के माता पिता की हत्या दुखद विषय हो। इसके बजाय वे अधीरता से बोले, लेकिन वह तो चला गया था। उस दैत्याकार आदमी ने यही बताया था। वह चला गया था। हैरी ने भारी मन से कहा, लेकिन अब वह वापस लौट आया है। उसे यह बात बहुत अजीब लग रही थी कि वह पेटूनिया आंटी के चमचमाते किचन में शानदार फ्रिज और चौड़ी स्क्रीन के टेलीविजन के पास वर्नोन अंकल से लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के बारे में बातें कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे लिटिल विंगिंग में दम पिशाचों के आने से वह बड़ी अदृश्य दीवार ढह गई हो जो प्रिवेट ड्राइव के गैर जादुई संसार और जादुई संसार के बीच खड़ी थी। हैरी की दोनों जिंदगियां अब आपस में मिल गई थीं और हर चीज उलट पुलट हो गई थी। डर्सली दंपति जादुई दुनिया के बारे में सवाल पूछ रहे थे। मिसेस फिग एल्बस डंबलडोर को जानती थीं। दम पिशाच लिटिल विंगिंग के चारों तरफ मंडरा रहे थे और हो सकता है कि वह कभी हॉगवर्ट्स न लौट पाए। हैरी का सिर का दर्द तेजी से बढ़ने लगा। लौट आया? पेटूनिया आंटी फुसफुसाईं। वे इस वक्त हैरी की तरफ जिस अंदाज में देख रही थीं, उस तरह उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। अचानक जिंदगी में पहली बार हैरी को इस बात का पूरी तरह एहसास हुआ कि पेटूनिया आंटी उसकी मां की बहन थीं। वह यह तो नहीं बता सकता था कि उसे उस समय इस बात का इतनी शिद्दत से एहसास क्यों हुआ। वह तो बस इतना जानता था कि उस कमरे में वही अकेला नहीं था जिसे यह समझ में आ रहा था कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के लौटने का क्या मतलब था। पेटूनिया आंटी ने जिंदगी में पहले कभी उसे इस तरह से नहीं देखा था। उनकी बड़ी बड़ी पीली आंखें, जो उनकी बहन से बहुत अलग थीं, नापसंदगी या गुस्से में सिकुड़ी हुई नहीं थीं, बल्कि फैली और डरी हुई थीं। पेटूनिया आंटी ने हैरी के सामने पूरी जिंदगी जो नाटक किया था, वह अब ढह चुका था। अब तक वे यही कहती थीं कि जादू जैसी कोई चीज नहीं होती और वे वर्नोन अंकल के साथ जिस दुनिया में रहती हैं, उसके अलावा कोई दूसरी दुनिया नहीं होती है। हाँ, हैरी ने कहा, जो अब सीधे पेटूनिया आंटी से बात कर रहा था। वह 1 महीने पहले लौटा था। मैंने उसे देखा था।
पेटूनिया आंटी के हाथों ने डडली के विशाल कंधों को जकड़ लिया। जरा ठहरो, वर्नोन अंकल ने कहा, जो कभी अपनी पत्नी को तो कभी हैरी को देख रहे थे। वे इस बात पर पूरी तरह से हैरान और दुविधाग्रस्त थे कि जिंदगी में पहली बार उन दोनों के बीच आपसी समझ दिख रही थी। जरा ठहरो, तुम कहते हो यह लॉर्ड वोल्डी लॉट आया है? हाँ। वही जिसने तुम्हारे माता पिता की हत्या की थी? हाँ। और अब वह बम पिशाचों को तुम्हारे पीछे भेज रहा है? लगता तो ऐसा ही है, हैरी ने कहा। अच्छा। वर्नोन अंकल ने अपनी पत्नी के फक चेहरे को देखने के बाद हैरी की तरफ दोबारा देखा और अपना पैंट ऊपर खिसकाया। वे फूलते दिख रहे थे। उनका बड़ा बैंगनी चेहरा हैरी की आंखों के सामने चौड़ा हो रहा था। उन्होंने अपना सीना फुलाया, जिससे उनकी शर्ट कस गई। तो फैसला हो गया। लड़के, तुम इस घर से निकल जाओ। क्या? हैरी ने हैरानी से कहा। तुमने मेरी बात सुन ली, बाहर निकल जाओ। वर्नोन अंकल दहाड़े, जिसे सुनकर पेटूनिया आंटी और डडली भी उछल पड़े। बाहर, बाहर! मुझे यह काम बरसों पहले कर देना चाहिए था। उल्लुओं ने यहां डेरा डाल रखा है। पुडिंग में विस्फोट हो गया, मेरा आधा ड्राइंग रूम बर्बाद हो गया, डडली की पूंछ उगाई, मार्ज छत के पास हवा में तैरती रही और वह उड़ने वाली फोर्ड एंग्लिया। बाहर, बाहर! तुमने सुन लिया। अब तुम्हारा हमारा रिश्ता खत्म। अगर कोई सिरफिरा तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ा है तो तुम यहां नहीं रुक सकते। तुम मेरी पत्नी और बेटे की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। तुम हम पर अपनी मुसीबतें नहीं थोप सकते। अगर तुम अपने घटिया माता पिता के नक्शे कदम पर ही चलना चाहते हो तो बहुत हो चुका। यहां से बाहर निकल जाओ। हैरी अपनी जगह पर बुत बना खड़ा रहा। मंत्रालय, मिस्टर वीजली और सीरियस की चिट्ठियां उसके बाएं हाथ में दबी हुई थीं। तुम चाहे जो भी करो, घर मत छोड़ना। अपने अंकल आंटी का घर मत छोड़ना। तुमने मेरी बात सुन ली? वर्नोन अंकल ने आगे झुकते हुए कहा। उनका विशाल बैंगनी चेहरा अब भी हैरी के इतना करीब था कि बोलते समय उनका थूक हैरी के चेहरे पर उड़ रहा था। यहां से दफा हो जाओ। अभी आधे घंटे पहले तुम यहां से जाने के लिए उतावले थे। अब मैं भी यही चाहता हूं। बाहर चले जाओ और दोबारा कभी हमारी चौखट गंदी मत करना। मैं नहीं जानता कि हमने तुम्हें अपने यहां क्यों रखा। मार्ज सही कहती थी, तुम्हें तो अनाथालय भेज देना चाहिए था। हमारी दरिया दिली के कारण ही हमें नुकसान उठाना पड़ा। हमने सोचा था कि हम तुम्हारे अंदर का कचरा साफ कर सकते हैं। हमने सोचा था कि हम तुम्हें सामान्य आदमी बना सकते हैं, लेकिन तुम तो शुरू से ही गड़बड़ हो और अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है। एक और उल्लू। पांचवा उल्लू चिमनी से इतनी तेजी से नीचे आया कि सीधे फर्श से टकरा गया। फिर वह तेजी से चीखता हुआ हवा में उड़ने लगा। हैरी ने चिट्ठी पकड़ने के लिए अपना हाथ उठाया। वह एक लाल लिफाफा था, लेकिन उल्लू उसके सिर के ऊपर से उड़कर पेटूनिया आंटी की तरफ चला गया, जो चीखती हुई झुकीं और उन्होंने अपने हाथों से चेहरा ढक लिया। उल्लू ने उनके सिर पर लाल लिफाफा टपका दिया। फिर वह चिमनी के रास्ते ही ऊपर उड़ गया। हैरी चिट्ठी उठाने के लिए आगे झपटा, लेकिन पेटूनिया आंटी उस तक पहले पहुंच गईं। हैरी ने कहा, आप चाहें तो इसे खोल सकती हैं, लेकिन इसके अंदर की बात मैं वैसे भी सुन लूंगा। यह भोंपू है। वर्नोन अंकल गरजे, पेटूनिया, उसे फेंक दो। उसे मत छूना, वह खतरनाक हो सकता है। इस पर मेरा नाम लिखा है, पेटूनिया आंटी ने कांपती आवाज में कहा। वर्नोन, यह चिट्ठी मेरे नाम है। देखो, मिसेस पेटूनिया डर्सली, किचन नंबर 4, प्रिवेट ड्राइव। उन्होंने दहशत में सांस खींची, क्योंकि लाल लिफाफे से धुआं निकलने लगा था। इसे खोल लीजिए, हैरी ने उकसाया। मामला खत्म कर दीजिए, वैसे भी यह हो ही जाएगा। नहीं। पेटूनिया आंटी का हाथ कांप रहा था। उन्होंने किचन में चारों तरफ देखा,
जैसे बचाव का कोई रास्ता खोज रही हों, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। लिफाफे से आग की लपटें निकलने लगीं। पेटूनिया आंटी ने चीख कर लिफाफे को छोड़ दिया। टेबल पर जल रहे लिफाफे में से एक तेज आवाज निकली और किचन में गूंजने लगी। पेटूनिया, मेरी आखिरी बात याद रखना। पेटूनिया आंटी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे बेहोश होने वाली हों। वे डडली के पास कुर्सी में धंस गईं और उन्होंने अपना चेहरा दोनों हाथों में छिपा लिया। लिफाफे का बचा हुआ हिस्सा धीरे धीरे राख बन गया। यह क्या है? वर्नॉन अंकल ने रूंधे गले से पूछा। क्या मुझे कुछ? पेटूनिया? पेटूनिया आंटी कुछ नहीं बोली। डडली अपनी मां को मुंह फाड़कर मूर्खतापूर्ण ढंग से देखे जा रहा था। बहुत भयानक खामोशी छा गई थी। हैरी ने पूरी तरह चकरा कर अपनी आंटी को देखा और उसका सिर इतनी जोर से दुखने लगा जैसे फटने वाला हो। पेटूनिया? वर्नॉन अंकल ने डरते डरते कहा। पेटूनिया? आंटी ने अपना सिर उठाया। वे अब भी कांप रही थीं। उन्होंने थूक गटका। फिर वे बोलीं, लड़का कहीं नहीं जाएगा वर्नॉन। क्या? वह यहीं रुकेगा। उन्होंने हैरी की तरफ बिना देखे कहा और खड़ी हो गईं। वह, लेकिन पेटूनिया? पेटूनिया आंटी ने कहा, अगर हम उसे बाहर निकाल देंगे तो पड़ोसी अनाप शनाप बकेंगे। पेटूनिया आंटी सामान्य अंदाज में बात करने की कोशिश कर रही थीं, हालांकि उनका चेहरा अब भी काफी पीला था। वे अजीब सवाल पूछेंगे। वे यह जानना चाहेंगे कि वह कहां गया है। हमें उसे रखना ही पड़ेगा। वर्नॉन अंकल पुराने टायर की तरह पिचके हुए दिख रहे थे। लेकिन पेटूनिया डार्लिंग। पेटूनिया आंटी ने उनकी बात अनसुनी कर दी और हैरी की तरफ मुड़ी। उन्होंने कहा, तुम अपने कमरे में ही रहोगे। तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे। इसी समय अपने कमरे में जाओ। हैरी हिला तक नहीं। वह भोंपू किसने भेजा था? पेटूनिया आंटी ने उसे झिड़कते हुए कहा। सवाल मत पूछो। क्या आप भी जादूगरों के संपर्क में हैं? मैंने तुमसे क्या कहा? अपने कमरे में जाओ। इसका क्या मतलब था? कौन सी आखिरी बात याद रखनी थी? कमरे में जाओ। लेकिन यह तो बताइए। अपनी आंटी का कहना मानो, सीधे कमरे में जाओ।